हेलो बच्चों। 8 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि ये कोई जितनी भी डिसीज़ हैं इनको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे है, फिर कभी ट्यूबरक्लोसिस डे है। तो इनको सेलिब्रेट करने का एक एम होता है, वो होता है अवेयरनेस स्प्रेड करना कि एक पर्टिकुलर डे हम किसी डिसीज़ को दें, उसके बारे में जानें, अवेयरनेस स्प्रेड करें। तो जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है या क्लिनिकल एरिया हॉस्पिटल है, यहाँ पर इन पर्टिकुलर डे में एक पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में बात की जाती है ताकि हम उसके बारे में आने वाले जितने भी पेशेंट हैं, टेंडर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ, उनको हेल्थ एजुकेशन दे पाएँ। आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। एक माइक्रो टीचिंग से हम समझेंगे कि थैलेसीमिया क्या होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। थैलेसीमिया समझने के पहले हमको एक टर्म एनीमिया समझना जरूरी है। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है। तो अगर हम ब्लड के बारे में बात करें, ब्लड में एक लिक्विड पोर्शन होता है और सेलुलर पोर्शन होता है। लिक्विड पोर्शन जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, सेलुलर पोर्शन यानी कि सेल्स वाला पोर्शन, जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड आरबीसी की वजह से है, रेड ब्लड सेल्स की वजह से है। आपने कभी अगर देखा हो प्लाज्मा, तो प्लाज्मा लाइट येलोइश कलर का होता है, लेकिन आरबीसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड दिखता है। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी में एक कंटेंट जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड की अगर हम फिजियोलॉजी समझें कि ब्लड के काम क्या है, तो उसमें एक मेजर फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, यानी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जिसमें से ऑक्सीजन भी है। हम जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू। लंग्स में एल्वोलाई में गैस एक्सचेंज होता है। सेम टाइम पे पूरी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड हम बोलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिक्स है, पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड हमारे राइट साइड हार्ट में आता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये इम्प्योर ब्लड आता है लंग्स में। अब सेम टाइम पर हम इनहेल कर रहे हैं, एल्वोलाई में गैस एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज कैसे हो रहा है? जो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आ रहा है उससे CO2 निकाल कर और उसमें O2 डिजोल्व होती है। उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड जाता है हमारे लेफ्ट हार्ट में या लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में। लेकिन ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है और उस हीमोग्लोबिन के थ्रू या हीमोग्लोबिन की वजह से, या हीमोग्लोबिन एक कैरियर है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हीमोग्लोबिन कम है या आरबीसी कम है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में है, तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन लाने ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी। इस टर्म को बोलते हैं एनीमिया। थैलेसीमिया एनीमिया का ही एक टाइप होता है। जनरली एनीमिया हम हीमोग्लोबिन के लेवल से डिसाइड करते हैं। अगर मेल में 13.5 हीमोग्लोबिन 13.5 से नीचे है या कम है, फीमेल्स में 12 से कम है, तो पर्सन एनीमिक कहलाएगा। ये रेंज अलग अलग बुक में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। फिर उसके बाद माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर एनीमिया है। अगर 8 ग्राम से कम है हीमोग्लोबिन तो उसको हम सीवियर एनीमिया कंसीडर करते हैं। ध्यान रखिए, आरबीसी और हीमोग्लोबिन, ये आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि बॉडी को जितनी ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए, बॉडी के जितने भी सेल्स टिश्यूज़ हैं उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से ही या इसके अकॉर्डिंग ही सारे सिम्टम्स पेशेंट को आएंगे। अब बात करते हैं कॉजेज़ की। तो एनीमिया के कॉजेज़ के अकॉर्डिंग ही एनीमिया का क्लासिफिकेशन है। पहला है हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया मीन्स
हेमोरेज ब्लीडिंग होने की वजह से एनीमिया होता है या ब्लड लॉस होने की वजह से एनीमिया हो रहा है। अब इसमें हम एक्यूट एनीमिया, जैसे कि अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, आरटीए हुआ है, इंजरी हुई है, पेशेंट का एक्यूटली बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, ब्लड की कमी। जनरली जब हम एनीमिया की बात करते हैं तो लोग उसको खून की कमी ही बोलते हैं। तो ब्लड लॉस हुआ, और ब्लड लॉस हुआ तो सारे एलिमेंट लॉस होंगे, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब कुछ। अब आरबीसी कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया ब्लड लॉस होने की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे हेमोरेजिक एनीमिया। अब ये दो टाइप का हो सकता है, एक्यूट और क्रोनिक। सडन कुछ इंजरी हुई, ब्लड लॉस हुआ, एक्यूट है। फिर एक क्रोनिक एनीमिया। क्रोनिक एनीमिया हो सकता है क्रोनिक ब्लीडिंग की वजह से। क्रोनिक ब्लीडिंग यानी कि धीरे धीरे लगातार ब्लीडिंग हो रही है। कैसे हो सकती है? जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन अगर कुछ है, अल्सर है, हेमोरॉइड्स है, तो उससे लगातार थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। फिर गायनेकोलॉजिकल कॉजेज, यानी कि मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर हैवी है तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मल्टीपल प्रेगनेंसीज उसकी वजह से मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, और उसकी वजह से ब्लड लॉस, और उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। तो ये हो गया हेमोरेजिक एनीमिया। सेकंड है एनीमिया कॉज्ड बाय फॉल्टी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है या फॉल्टी हो रहा है, उसमें फॉल्ट आ रहा है। जैसे कि आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए या हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन बी 12 है। तो अगर इनकी कमी है, इनकी डिफिशियंसी है, तो उसके हिसाब से फिर एनीमिया अलग अलग टाइप का है। मान लीजिए विटामिन बी 12 की कमी है तो विटामिन बी 12 डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन की कमी है बॉडी में, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। फिर है थर्ड इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, या जिसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। ब्लड प्रोडक्शन या जो ब्लड सेल्स है प्रोडक्शन इनका नॉर्मल है, लेकिन इनका डिस्ट्रक्शन, जैसे अगर हम मानते हैं हमको मालूम है कि आरबीसी की एज जो है 120 डेज, 120 दिन, यानी कि 4 महीने के लगभग है। 4 महीने की एज पूरा होने के पहले या जल्दी ही आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी कारण की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। अब बात करते हैं थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर मीन्स जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र होता है। ये हीमोलाइटिक एनीमिया का एक टाइप होता है। अब इसमें होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हीमोग्लोबिन में दो प्रोटीन चेन्स होती हैं, अल्फा और बीटा। हो सकता है इनका सिंथेसिस अफेक्ट हो, डिफेक्टिव हो, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं थैलेसीमिया की। जनरली जो प्रोटीन चेन होती है हीमोग्लोबिन में, अल्फा और बीटा, इनका सिंथेसिस से रिलेटेड होता है। टाइप्स, ये दो टाइप का है, अल्फा और बीटा। अगर प्रॉब्लम अल्फा चेन के साथ है, उसके सिंथेसिस के साथ है, तो ये अल्फा थैलेसीमिया है। अगर बीटा चेन के साथ या बीटा प्रोटीन के साथ कुछ डिफेक्ट है तो ये कहलाता है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में फिर 3 सब टाइप है: बीटा थैलेसीमिया माइनर, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और बीटा थैलेसीमिया मेजर। कॉजेज और रिस्क फैक्टर, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो फैमिली और एंसेंट्री के थ्रू ट्रांसफर होगा। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। हीमोग्लोबिन आयरन रिच रेड प्रोटीन है ब्लड में। थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम होता है और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ता है। इसकी वजह से ब्लड में आरबीसी की क्वांटिटी कम हो जाती है, और आरबीसी या हीमोग्लोबिन, जो कि मेन काम जिसका है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, इस वजह से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई इफेक्ट होती है। थैलेसीमिया की वजह से कुछ और कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। इनकी कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सबसे पहले है हाइपोक्रोमिया, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाना। एक्सट्रीम माइक्रोसाइटोसिस, आरबीसी का साइज नॉर्मल से कम हो जाना। हीमोलाइसिस, यानी कि ब्लड एलिमेंट का डिस्ट्रक्शन होना, डैमेज होना। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ थैलेसीमिया में, किस प्रकार का थैलेसीमिया है। फटीग, यानी थकान, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई इंटरप्ट हो रही है, पेशेंट थकेगा जल्दी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्लो ग्रोथ, बोन एबनॉर्मेलिटी, हार्ट पल्पिटेशन, एनलार्ज्ड लीवर और स्प्लीन, हेपेटोमेगाली और स्प्लीनोमेगाली पेशेंट को हो सकता है। गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, पुअर एपेटाइट या जिसको हम एनोरेक्सिया बोलते हैं, डार्क यूरिन, जॉइंटिस, ब्लीडिंग टेंडेंसी और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन।
ये साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट और स्पेशल हीमोग्लोबिन टेस्ट, इसके अलावा फैमिली जेनेटिक स्टडीज और प्रीनेटल टेस्टिंग डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में यूज किया जा सकता है। मैनेजमेंट डिपेंड करता है टाइप और सीवियरिटी पे, किस टाइप का एनीमिया है और कितनी क्या सीवियरिटी है। जनरली अगर पेशेंट कैरियर है तो वो साइन एंड सिम्टम्स उसको नहीं आते हैं, ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पेशेंट अगर माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर थैलेसीमिया कंडीशन पेशेंट की है तब ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। थैलेसीमिया का कुछ कॉमन ट्रीटमेंट है, जिसमें सबसे पहला है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रेगुलर इंटरवल पर हेल्दी ब्लड लेकर पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में हीमोग्लोबिन नॉर्मल बन नहीं रहा है। साथ ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन या उनका डैमेज होना ये भी बढ़ रहा है। तो इस वजह से एक्सटर्नली नॉर्मल हेल्दी डोनर से सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड लेकर पेशेंट को इन्फ्यूज किया जाता है एक टाइम इंटरवल पर, लाइफ लॉन्ग। पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दूसरा है आयरन चिलेशन थेरेपी। बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की वजह से पेशेंट की बॉडी में आयरन ओवरलोड कंडीशन क्रिएट होती है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आयरन चिलेशन थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें आयरन का कंटेंट नॉर्मल करते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ब्लड एंड मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। सर्जरी में अगर पेशेंट को एनीमिया या थैलेसीमिया की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया है तो उसके अकॉर्डिंग फिर सर्जरी प्लान की जा सकती है। जैसे कि स्प्लीनोमेगेली या हेपेटोमेगेली कंडीशन पेशेंट के साथ क्रिएट होती है, गॉल स्टोन क्रिएट होता है, तो उस हिसाब से पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्जरी प्लान की जा सकती है। इस साल 2024 की थीम है एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड असेसेबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। तो 8 मई के लिए तैयारी कीजिए। जिस भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं वहाँ पर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट कीजिए। जितने भी अटेंडर्स हैं, पेशेंट हैं, उनको इसके बारे में हेल्थ एजुकेशन जरूर दीजिए। थैंक यू।